नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी असीम मिश्रा। सुप्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, और नया सवेरा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें, साथ ही होंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ अहम कहानियां। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। भारत रत्न से सम्मानित और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य जनों ने अटल जी को किया नमन। सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रार्थना सभा में हुए शामिल। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। त्रिपुरा में उपचुनाव के लिए पार्टी ने की 2 उम्मीदवारों की घोषणा। बेंगलुरु में डिजिटल वर्किंग इकोनॉमी ग्रुप की बैठक आज से हो रही है शुरू। वहीं नई दिल्ली में सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली के साथ होगी G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी। शिमला के समर हिल क्षेत्र के शिव बावड़ी सहित कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। राज्य में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद। आम जनता के लिए आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक उठा सकते हैं लुत्फ। फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। रविवार को फाइनल में विजेता टीम की स्पेन से होगी भिड़ंत। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां, और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिल्कुल, और रुख करते हैं सबसे बड़ी खबर का। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को नमन करते हुए सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय से, बुद्धि से, ज्ञान से। अटल जी के ये कथन आज भी प्रासंगिक है। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। इसी तरह के जो प्रखर वक्ता के तौर पर उन्होंने अपने कथन कहे, वो आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अटल जी को आज याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सदैव अटल। गृह मंत्री अमित शाह और आंचल, अटल जी का व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं। प्रखर वक्ता के तौर पर वो काफी जाने जाते थे और एक बहुत विख्यात कवि भी थे। उनकी वो लाइनें हम सभी को, आप जानते हैं किस तरह से जब वो सदन में भाषण दिया करते थे या फिर अलग अलग मंचों पे, उनकी ओजस्वी बातें, उनकी प्रखर बातें आज भी हम सभी के
दिलो दिमाग में पैवस्त हैं। और यही उनकी एक खूबी थी असीम की, जो उनके विपक्षी थे वो भी उनके मुरीद थे। और उनकी इसी वाणी को हमने कवि हृदय के नाम से भी जाना, प्रखर वक्ता के तौर पे भी देखा। और जब भी वो संसद में बोलते थे तो आज भी आप कभी भी उनका कोई भाषण निकाल कर देखिए तो आपको लगेगा कि उतनी ही ललक के साथ आज भी लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं। प्रखर वक्ता रहे वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप छोड़ी, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना, करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के साथ साथ कई अन्य उपलब्धियां भी शामिल हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल वाजपेयी जी 1968 से 1973 तक इसके अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे वाजपेयी की देश भर में उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा था कि वो 4 दशक तक भारतीय संसद के सदस्य थे। वे इकलौते राष्ट्रनेता थे जिन्होंने 4 राज्यों में 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र धर्म सहित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 93 वर्ष की आयु में आखिरकार 16 अगस्त 2018 को उनका देवसान हो गया। तो आज अटल जी को आज सभी याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सदैव अटल स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने भी अटल जी की समाधि पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रखर वक्ता, प्रखर कवि, महान राजनीतिज्ञ, आज भी उनके दिए गए भाषणों को, उनकी दी हुई बातों को लोग याद करते हैं। यूएन में चाहे वो हिंदी में बोलने की शुरुआत, हम जानते हैं अचल, यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अपनी बातों को रखना अटल जी ने शुरुआत की थी इसकी। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब भी वो यूएन में गए हैं उन्होंने हिंदी में भाषण दिया है। और एक ही उनके साथ ये बात थी कि सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जलना होगा, गलना होगा, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उनको नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके नेतृत्व में भारत ने काफी उन्नति की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे देश की प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। हम जानते हैं कि वो एक तेजस्वी, ओजस्वी नेता रहे हैं और उनकी भाषणों को आज भी लोग याद करते हैं। कई बार उनकी बातों को कोट किया जाता है पार्लियामेंट में, संसद भवन में। कैसे आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है? असीम 3 प्रमुख बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि यूएन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। हम जानते हैं कि विदेश में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उस वक्त हम जानते हैं कि जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी उन्हें भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उस वक्त सरकार भेजा करती थी। तो आप समझ लीजिए कि उनका कितना बड़ा विराट व्यक्तित्व था, कितने बड़े नेता के तौर पर वो स्थापित थे, जिससे न केवल उनके अपने दल में बल्कि दूसरे दलों में भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण साख थी। और जब देश के प्रतिनिधित्व की बात आई थी तब उनका नाम सबसे पहले आगे लिया जाता था। दूसरी बात यह है कि आप 1999 का जो भी संसदीय राजनीति को समझते हैं, संसदीय रिपोर्टिंग करते हैं, विश्वास मत हासिल करने के दौरान जब हम जानते हैं कि एक वोट से उस वक्त वाजपेयी सरकार गिर गई थी, तब उन्होंने जो भाषण दिया था और कहा था कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, फिर से वो सत्ता में आएंगे। और सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी का गठन नहीं हुआ था। और ये जो उन्होंने जो भाषण दिया था वो संसद के, लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में याद किया जाता है। अक्सर लोग उसे यूट्यूब पर, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं। तमाम जो नए सांसद हैं उनके लिए एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण एक तरह से मार्गदर्शन देता है। और राजनीति में जो आना चाहते हैं लोग या राजनीति में जो युवा राजनेता हैं
उनके लिए एक तरह से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण उनके संबोधन रहते हैं और उससे सुनकर वो समझ सकते हैं, भारतीय राजनीति के पर अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब बीजेपी को सहयोगियों की दिक्कत थी 1998 में, और जो पहली बार एक सहयोगियों के साथ एक बड़ा गठबंधन बना, अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था जिसकी वजह से माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक तमाम सहयोगी मिले थे। और उत्तर पूर्व की अगर आप देखें, आज हमने उत्तर पूर्व के मंत्रालय का गठन करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। इसके साथ ही साथ तमाम उपलब्धियां तो थी। अब से थोड़ी देर पहले हमने एम थम्बीदुरई, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे, जहाज रानी मंत्री, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से सहयोगियों को रिस्पेक्ट करना है वो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद। और आज भी आपने देखा कि सदैव पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर एनडीए के नेताओं को खास तौर पर आमंत्रित किया गया। और देश भर से जो एनडीए के सहयोगी नेता, जितिन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, एम थम्बीदुरई हो, जीके वासन हो, तमाम हम एनडीए के सहयोगी नेताओं को यहां पर देखा, प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया उन्होंने। बिल्कुल, और इसीलिए उनके भाषणों में, उनके शब्दों में लोकतंत्र का अगाध प्रेम भी हमेशा नजर आया शैलेंद्र, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। उन्होंने एक बात यह भी कही थी सदन के पटल पर कि मतभेद होते रहने चाहिए, मतभेद होते रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री जब भी कभी सत्र शुरू होते हैं तो हमेशा विपक्ष से यही उम्मीद की जाती है। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर बहुत कुछ हो और आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज में नया सवेरा के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत नया सवेरा में। और बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। बीजेपी की आज दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में होगी और इस बैठक में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा हो सकती है। इन दोनों राज्यों में हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की कई दौरे भी हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने प्रभारियों का भी हाल ही में ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है, जहां पार्टी चुनाव बाद फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के विफलताओं के बारे में बीजेपी लगातार अभियान चला रही है।
वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने त्रिपुरा के बोक्सानगर और धनपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने बोक्सानगर से तफजल हुसैन को और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मैदान में उतारा। वाम मोर्चा की ओर से कौशिक चंदा धनपुर से और मिजान हुसैन बोक्सानगर से उम्मीदवार होंगे। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में कौशिक चंदा को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हराया था। धनपुर पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो के सदस्य माणिक सरकार का गृह क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव 5 सितंबर को होगा और मतगणना 8 सितंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और भी मजबूत हो रहा है और अगले साल होने वाले आम चुनाव में एनडीए ज्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। भारतीय दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगा। राष्ट्रपति ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक से तीनों सेवाओं के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी और सशस्त्र बलों के कामकाज में काफी सुधार होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी। विधेयक में जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज है या निर्धारित योग्यता रखता है, तो उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। और अब बात करेंगे G20 की बैठकों की। बेंगलुरु में आज से G20 डिजिटल आर्थिक कार्यसमूह की 3 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा आज कार्यकारी समूह की बैठक की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत विचार विमर्श के दौरान डिजिटल सूचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नागरिकों को सेवा सुविधा और डिजिटल इकोनॉमी में वृद्धि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन बैठकों के साथ साथ डिजिटल नवाचार गठबंधन बैठक 17 और 18 अगस्त को होगी। ये G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नवाचारों को स्वीकार करने और सहयोग देने का एक प्रयास होगा। डिजिटल आर्थिक मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न होने के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी की चुनौतियों और अवसरों पर समझौते के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा G20 बैठकों के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आज से G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी। सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली के साथ महोत्सव का आगाज होगा। 2 सितंबर तक आयोजित इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य सिनेमा के क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाना है। इस फिल्म महोत्सव में 16 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वी आर स्टिल हियर, ब्राजील की एना एंटाइटल,
जापान की एस्टोक्रैट्स, मेक्सिको की मेस्क्विट्स हार्ट और दक्षिण कोरिया की डिसीजन टू लीव फिल्म शामिल है। और यूथ 20 की बात की जाए तो 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से होने जा रहे इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। ये विषय हैं कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति, निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण। वाराणसी में होने जा रहा यूथ 20 शिखर सम्मेलन अब तक हुए विचार मंथन सत्र, यूथ 20 चौपाल और मुख्य यूथ 20 सम्मेलन के सिलसिले में देश भर में आयोजित विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रमों का समापन होगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आंचल, बिल्कुल। और अब रुख करते हैं नसीम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां भले ही वर्षा का दौर थम गया है लेकिन कुदरत का कहर अभी भी बरकरार है। शिमला के समर हिल क्षेत्र के शिव बावड़ी में हुए भूस्खलन में जहां 3 और शव बरामद किए गए, वहीं कल शाम शहर के कृष्णा नगर क्षेत्र में हुए भूस्खलन में 4 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इस घटना में 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए जबकि 3 अन्य घायल हैं। इस हादसे में लापता लोगों की मलबे में खोज जारी है। शिव बावड़ी भूस्खलन घटना में भी लापता लोगों को ढूंढने के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। कृष्णानगर भूस्खलन मामले में कुछ समय पहले बना शिमला का स्लॉटर हाउस भी शामिल है। शहर की संझौली ढली बाईपास सड़क पर बीती देर रात हुए भूस्खलन में आधा दर्जन से अधिक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य में 2 दिनों के दौरान मानसून से जुड़ी घटनाओं में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में इस साल मानसून की दस्तक से लेकर अब तक 288 लोगों की मौत हुई जबकि 33 लोग लापता। उधर कांगड़ा जिले के मण क्षेत्र में ब्यास की बाढ़ में फंस गए बच्चों और उनके घर वालों को एयरफोर्स की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात कम होने के बावजूद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 857 सड़कें, 4228 ट्रांसफार्मर और 899 पेयजल योजनाएं ठप हैं। प्रदेश में मानसून के धीमा बढ़ने के बावजूद भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज 16 अगस्त को राज्य में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया। शिमला जिला प्रशासन ने 17 अगस्त को भी जिला में शिक्षण संस्थान बंद रखने की घोषणा की है। और इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में कुछ स्थानों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। कल से राज्य में मानसून से जुड़ी गतिविधियों में कमी आने का पूर्वानुमान है। और सीधे हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह। संजय, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं अगर हम उन इलाकों की बात करें जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही राहत और बचाव कार्य किस तरह चलाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? जैसा अभी हम खबरों में बता रही थी कि राज्य की हालात पिछले 24 घंटों में बारिश थमने से काफी बेहतर हुए हैं और एक तेजी है, लेकिन भारी बारिश जो पिछले कई दिनों तक होती रही उसके कारण
घटनाएं कई जगह हो रही हैं। और कल शाम राजधानी शिमला के जो कृष्णा नगर में हादसा हुआ था, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से फिर शुरू किया गया है। वहां एक शव बरामद हुआ है और आशंका है कि व्यक्ति उस मलबे में अभी भी दबा हो सकता है। वहीं राजधानी शिमला का एक और इलाका जहां सोमवार को एक शिव मंदिर में घटना हुई थी, वहां अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। अब तक वहां से 12 शव बरामद किए सकते हैं। इस बीच मौसम ठीक होने का फायदा ये मिला है कि एनडीआरएफ के साथ साथ अब वायुसेना की मदद कर रही है और कांगड़ा के 2 इलाकों में जहां बड़ी संख्या में लोग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण कुछ ग्रामीण इलाकों में फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम चल रहा है और करीब 700 लोगों को अब तक वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और भूस्खलन का जो सबसे ज्यादा आम जनजीवन पर असर पड़ा है वो है कि राज्य में 2300 सड़कें क्षतिग्रस्त है और वो पूरी तरह से या तो या बहुत मुश्किल वैकल्पिक मार्गों की कुछ व्यवस्था की गई है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को शिमला सम तक पहुंचाने के लिए। तो आज भी मौसम विभाग ने वहां येलो अलर्ट जारी किया है। जैसा कि हमारे सहयोगी संजय प्रताप बता रहे थे कि अभी भी जो बहुत सारे राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं, वो क्षतिग्रस्त हैं। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरह से वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, कई लोग इससे हताहत हुए हैं। उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी जो कुदरत का ये कहर है वो हिमाचल में घटेगा, कम होगा और वहाँ जो सामान्य जनजीवन है वो एक बार फिर से पटरी पर वापस लौट पाएगा। आंचल बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में जो यमुना नदी का जलस्तर है उससे जुड़ी खबर की, जो एक बार फिर से घटकर खतरे के निशान के नीचे आ गया है। ये अच्छी बात है। और वहीं आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर घटकर 205.22 मीटर पर आ गया। कल देर रात 1 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.56 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि खतरे के निशान से ऊपर था। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पिछले महीने की तरह स्थिति गंभीर होने की संभावना नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से पिछले दिनों की तुलना में पिछले 2 दिनों से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों 10,000 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा था। सरयू नदी की बात की जाए तो अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। मौजूदा समय में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ गया है। आम जनता के लिए आज से राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान खुलने जा रहा है। उद्यान उत्सव भाग-2 का उद्देश्य आगंतुकों को ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों का प्रदर्शन करवाना है। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। इससे पहले अमृत उद्यान को इस वर्ष 29 जनवरी से 31 मार्च तक उद्यान उत्सव 1 के तहत खोला गया था, जिसे 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा था। और वैसे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नया सवेरा के साथ जुड़े हैं, उनके लिए, उनकी समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से हम निगाह डालेंगे अब तक की तमाम अहम सुर्खियों पर। भारत रत्न से सम्मानित और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य जनों ने अटल जी को किया नमन। सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित कर प्रार्थना सभा में हुए शामिल। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। त्रिपुरा में उपचुनाव के लिए पार्टी ने की 2 उम्मीदवारों की घोषणा। बेंगलुरु में डिजिटल वर्किंग इकोनॉमी ग्रुप की बैठक आज से हो रही है शुरू। वहीं नई दिल्ली में सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली के साथ होगी G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी। शिमला के समर हिल क्षेत्र के शिव बावड़ी सहित कई जगहों पर हुआ भूस्खलन। राज्य में सभी सरकारी
और निजी शिक्षण संस्थान बंद। आम जनता के लिए आज से खुलेगा राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान। 16 अगस्त से 17 सितंबर तक उठा सकते हैं लुत्फ। फीफा महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। रविवार को फाइनल में विजेता टीम की स्पेन के साथ होगी भिड़ंत। और अब रुक करते हैं हमारे नए सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। तो अखबारों में कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, इसे जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, ओवर टू यू। जी शुक्रिया आंचल। तो शुरुआत कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की खबरों के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और उसके बाद में अपने संबोधन में उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर निशाना साधते हुए ये बात कही कि ये जो त्रिकोण है इसने देश को लूटने का काम किया है, और इसी हेडलाइन के साथ ये खबर आज प्रकाशित की गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर भी लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ने जो कल ध्वजारोहण किया उसी से जुड़ी हुई है। कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में समस्त देशवासियों को अपने परिवारजन कह के संबोधित किया, और इसी खबर को आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगले साल मैं फिर आऊँगा। ये बात जो प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से कही, इस बात को भी आज अखबारों ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित की है। बात करें अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कल कई योजनाओं की घोषणा भी की, जिसमें विश्वकर्मा योजना शामिल है जो 17 सितंबर से शुरू होगी। साथ ही साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात कही, उन्होंने जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने की बात कही, उन्होंने मकानों के लिए जो ऋण मिलता है उसके ब्याज दरों को कम करने की बात कही। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन सभी बातों को आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हेडलाइन के साथ। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसमें सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27 नए अदालत कक्ष बनाए जाएंगे, साथ ही पंजीयक कक्ष भी 4 बनाए जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो परिवादी पक्ष होता है उनको सुलभ न्याय मिल सके, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो ये खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसे प्रथम पेज पर प्रकाशित किया है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि शिमला से जुड़ी हुई है। शिमला में भूस्खलन हुआ है और जिसमें 8 मकान ढह गए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है, अपनी हेडलाइन बनाया है। साथ ही साथ कल मथुरा वृंदावन में भी एक हादसा हो गया, जहां छज्जा गिर गया और उसमें लोगों की मौत हो गई। इस खबर को भी आज प्रकाशित किया गया है अखबार ने अपनी हेडलाइन बना के। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय जो बैठक हुई थी, उस बैठक के 19वें दौर की बैठक के बाद में एक संयुक्त बयान जारी किया गया है, और इस संयुक्त बयान में भारत और चीन की जो सीमा है, जो LAC है, उसको लेकर के शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने की बात कही गई है, जिसे देश विदेश के पृष्ठ पर आज प्रकाशित किया गया है प्रमुख हेडलाइन के साथ। ये बात गौर करने वाली है कि ये पहला मौका है जब ये वार्ता जो है वो 2 दिन चली है। तो इस बात को भी प्रमुखता के साथ अखबार ने प्रकाशित किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही अगर हम अगली खबर की बात करें तो जनसत्ता ने इस खबर को हेडलाइन बनाया है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने हिंदू आस्था में अपनी आस्था जताई है, हिंदू धर्म में, और उन्होंने कहा कि जो हिंदू आस्था है वो मुझे प्रधानमंत्री रहते हुए मार्गदर्शित करती है। तो इस खबर को भी हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। अगली खबर की हम बात करें तो वो रूस से है, जहाँ पर कल एक पेट्रोल पंप में हादसा हो गया और ये भीषण हादसे में जो विस्फोट था उसमें 35 लोगों की मौत हो गई और लगभग
लगभग 115 लोग झुलस गए, जिसमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। तो इस खबर को भी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है आज। बिल्कुल, तो ये तमाम खबरें जो आप हमारे लिए समेट कर लाई हैं, उम्मीद करते हैं कि आज भी दिन भर ये हलचल मचाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों को हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। खासतौर पर इस सेगमेंट का फायदा उन लोगों के लिए है जो अखबार नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल बिल्कुल, अखबार की तमाम जो अहम सुर्खियां हैं उनको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे और नजर डालेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर फटाफट अंदाज में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने दोषी ठहराया। ट्रंप पर 2020 में जॉर्जिया के चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश का आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल ज़पोरिज़िया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया और दक्षिण में रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में लड़ रहे सैनिकों से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस का मुकाबला करने के लिए जून की शुरुआत में दक्षिण और दक्षिण पूर्व में रूसी सेनाओं के खिलाफ शुरू किया था जवाबी हमला। उत्तर कोरिया ने कहा कि ट्रेविस किंग ने अमेरिकी सेना के भीतर अमानवीय दुर्व्यवहार और नस्लीय भेदभाव के कारण उत्तर कोरिया में प्रवेश करने की बात कबूली। उत्तर कोरिया की राज्य समाचार एजेंसी KCNA की रिपोर्ट के अनुसार ये प्योंगयांग द्वारा घटना की पहली सार्वजनिक स्वीकृति है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हुई हिंसक झड़पों में 27 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। दो शक्तिशाली सशस्त्र गुटों के बीच हुई झड़प तब शांत हुई जब एक पक्ष ने कमांडर को रिहा कर दिया। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी के पास हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या करीब 10 हो गई। राजधानी सैंटो डोमिनिगो के पश्चिम में सैन क्रिस्टोबल में व्यापारिक केंद्र में हुए विस्फोट में करीब 59 लोग घायल हुए और 11 लोग लापता हैं। अर्जेंटीना की सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू करीब 18% कम कर दी है, जबकि अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को 21 परसेंट पॉइंट बढ़ाकर 118% कर दिया है। चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद अर्जेंटीना का वित्तीय बाजार हिल गया। अर्जेंटीना में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। सीतारमण आज पुरी में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। ओडिशा दौरे के दूसरे दिन कल वित्त मंत्री चार्टर्ड अकाउंटेंट के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। देश में हर साल 800 टन सोने की खपत यानी कि डिमांड होती है। इसमें से सिर्फ 1 टन का उत्पादन भारत में होता है, बाकी आयात किया जाता है। चीन के बाद भारत में ही सोने की सबसे ज्यादा खपत है। आजादी के समय यानी आज से 76 साल पहले भी 1947 में सोना 89 रुपए था और जो अब 59,000 के पार पहुंचा, यानी इसकी कीमत 661 गुना बढ़ी है। सेबी ने जी समूह के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ जारी अपने आदेश में सोमवार को संशोधन करते हुए दोनों को अगले आदेश तक समूह की 4 कंपनियों के साथ साथ जील और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की विलय वाली इकाई में निदेशक के शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया है। और अब खबरें खेल जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 2-1 से हराने में सफलता पाई। ये पहला मौका है जब स्पेन ने महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्थान बनाया है। फीफा महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सिडनी में आमने सामने होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही पहली बार महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचकर इतिहास बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा ने 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अपने रहने के स्थान की जानकारी साझा नहीं करने के कारण 30 वर्षीय सीमा पर यह कार्रवाई की है।
अजरबैजान के बाकू में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज ज्यादा से ज्यादा पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के इरादे से अभियान की करेंगे शुरुआत, जिसमें 12 स्पर्धाओं में 48 कोटे दांव पर लगे हैं। ये प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू होगी, जिस दिन 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष फाइनल और 10 मीटर एयर पिस्टल महिला फाइनल होगा। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए समय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से बाहर आने का संकेत दिए हैं। 32 वर्षीय इंग्लिश खिलाड़ी ने एक यादगार करियर के बाद 2022 में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और अब बात हमारे खास सेगमेंट योग रखे निरोग की। और योग के सेगमेंट में आज हम जानेंगे सर्प गति योग के बारे में। सर्प गति योग कमर दर्द, थकान में सहायक होती है। तो क्या है सर्प गति योग, बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कभी कभी हम इतने थके होते हैं कि हम अपनी थकान को दूर करने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते हैं। हमें लगता है शायद कोई ऐसी औषधि लेकर हमारी थकान इंस्टेंटली दूर हो जाए, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि बहुत सुगम सी भारत योग की एक ऐसी गति जिसको अगर आप प्रतिदिन करें, आप दफ्तर से थके हुए आए हैं, आपको मानसिक तनाव हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, या आपको रेगुलर में कमर की समस्याएं हैं, सियाटिका की प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, और इंस्टेंटली भी अगर आप अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं तो आपके लिए है भारत योग की सर्प गति। सर्प गति का नियमित अभ्यास हमें इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन भी प्रदान करता है। इसके लिए हम अपने मैट पर पेट के बल लेट जाते हैं। याद रहे कि इसका अभ्यास जमीन पर मैट बिछा करके करें, बिस्तर पर गुदगुदे गद्दे पर इसका अभ्यास हमको नहीं करना है। आप इस तरह से, इसका नाम ही है सर्प गति, तो सर्प जैसी स्थिति हो जाएगी। उसके लिए सांप की पूंछ की तरह हम अपने एड़ी पंजों को मिला लेंगे, जैसे कि हमने मिलाया हुआ है, और अपनी कोहनियों को इस तरह से ज़मीन पर रखना, अपनी ठुड्डी, अपने चिन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिका देना। अब यहाँ से हम एक एक स्टेप अपनी एल्बोज को आगे लेकर के जाते हैं। शरीर आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ कोहनियां आगे जा रही हैं। जब आप ऐसे लेवल पर आ जाएं कि आपको लगे अब मेरा हाथ और आगे नहीं जा सकता है, तो यहीं पर बंद आंखों के साथ थोड़ी देर रुकें और गर्दन के पीछे पड़ने वाले एक्सट्रीम रिलैक्सेशन को फील करें। फिर यहीं से एक एक स्टेप कोहनियों को सीने के नजदीक लाना। जब लगे कि अब मैं इतना नजदीक ला चुका हूं कि और नजदीक नहीं जाएगा, तो यहीं पर रुकें, बंद आंखों के साथ रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। ऐसा करते समय गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, गर्दन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। फिर से एक एक स्टेप आगे, और फिर से एक एक स्टेप सीने के नजदीक। ऐसा हम कम से कम 5 बार करेंगे। आप 5 बार में पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अपने पैरों को खोल दें, हाथों का तकिया बना लें, और हाथों का तकिया बना करके उस पर अपने चेहरे को टिका दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर के किसी अंग में कोई तनाव शेष न रह जाए। और फिर पैरों को मिला लेना, अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाना, और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हिप्स को उठाते हुए वज्रासन में बैठ जाना। बस ये बहुत सरल सा
सर्प गति का, भारत योग की सर्प गति का अभ्यास आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए एक रामबाण है। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ये आसन काफ़ी सहायक है। सर्प गति योग, और मुझे लगता है कि जैसा कि वो कह भी रही थी कि आप योग करें, वाकई आप उससे निरोग बने रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। अबे देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। और अब नजर मौसम के हाल पर। मौसम की बात करें तो भारी वर्षा का अनुमान जताया गया। जैसा हमने आपको बताया था अपनी खबरों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ सिक्किम, झारखंड, ओडिशा में भी। वहीं बात की जाए अगर मेघालय, नागालैंड और मणिपुर की, तो यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही बात की जाए अगर त्रिपुरा की और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। और आइए अब रुक करते हैं तमाम राज्यों को, देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो आने वाला कल है वो आज से भी बेहतर होगा, नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की झलकियों के साथ, जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। मुझे और असीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे मुगली घुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली घुट्टी 555 और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।